तो इस वीडियो में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं, डेट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कवर कर लिया है, तो इस वीडियो में हम अब देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो दोस्तों, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो खुद खाना नहीं बनाते हैं और दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोलें, डिफाइन करें, तो ये हो सकता है कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डेराइव देयर फूड या न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोस्तों, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक 3 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेई ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। मतलब जो चीज़ मर गए हैं, गल गए हैं, उनसे अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक फंगी, बैक्टीरिया और ईस्ट जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज़ मर गया है उससे अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि कोई जानवर जैसे है या कोई प्लांट है, अगर वो मर जाता है जानवर या प्लांट जो है वो सूख जाता है और गिर जाता है खुद ब खुद, तो तुम देखोगे वहाँ पर जो जहाँ पर गिरा है कुछ दिन के बाद तुम जाके वहाँ पर देखोगे तो वो प्लांट और एनिमल तुमको नहीं नजर आएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगी है उन पे आ जाते हैं और उनको डिके कर देते हैं। मतलब जितने भी उनमें जो बॉडी रहते हैं उनके खा जाते हैं। और ये जो हम लोग के जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स को जो करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो हमारे इन्वायरमेंट से जितने भी बेकार जो मर गए हैं और जिनके बॉडी ख़राब हो गई, मतलब मर गए हैं, तो बॉडी को हटा देते हैं और हमारे अर्थ को क्लीन कर देते हैं। और इसका बहुत ही हम लोग को यूजफुल बेनिफिट्स मिलता है। तो दोस्तों, इंग्लिश में हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को कह सकते हैं, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेई ऑर्गेनिक मैटर। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। तो इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई और ऑर्गेनिज्म के बनाए गए फूड को कोई और ऑर्गेनिज्म लेता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में भी हम लोग को दिया है अमरबेल। तो अमरबेल एक टाइप की लता होती है जो क्या करती है कि जो दूसरे प्लांट होते हैं जो अपने लिए फूड को बना के रखते हैं उस पर ये चढ़ जाती है और जाके वहाँ पर उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले लेती है और अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करती है। तो दोस्तों, जो ऑर्गेनिज्म से जिसका न्यूट्रिएंट्स लिया जाए उसको होस्ट करते हैं और जो ऑर्गेनिज्म ले उसको हम लोग कहते हैं पैरासिटिक। तो यहाँ पर जो अमर बेल हो गई वो हो जाएगी पैरासिटिक और जो होस्ट होगा जो प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स को लेगी। दोस्तों, हम लोग थर्ड वाला देखते हैं, डेट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि वो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स की मदद से उसको सिंपल वन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं अपने एनर्जी पर्पस के लिए। तो दोस्तों, इसके अंदर आता है एमोइबा, दूसरा आता है ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट में हैं सब अपने इन्वायरमेंट से एडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब कि वो जैसा इन्वायरमेंट होता है उसी मुताबिक उनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस रहता है। जैसे कि कुछ अब ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे कि कैसा वहाँ पर टाइप का फूड अवेलेबल है और कि कैसे वो ऑर्गेनिज्म वो फूड को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टेशनरी कुछ फूड्स होते हैं लाइक ग्रास और कुछ मोबाइल होते हैं लाइक डियर, मतलब अब खुद से चलने वाले वो डियर होते हैं। तो इन खाने वाले भी इसके अलग अलग हो सकते हैं एक्सेप्ट ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ को खाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल जो ग्रास होगा वो काऊ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा, वो काऊ उसको बहुत आराम से खाएगी क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन का जो ट्रैक है वो ग्रास के लिए बना है, ना कि मीट के लिए बना है। और जितना भी ये लायन वगैरह होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, वो बहुत ही आसानी से खा सकते हैं डियर को। और उनको अगर हम लोग ग्रास दें तो वो लोग नहीं खा पाएंगे क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज के लिए बना है, मीट के लिए बना है और वो वेज नहीं खा सकते। दोस्तों, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने आउटसाइड जो होता है
अपने बॉडी के आउटसाइड ही सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और इजीली वे में अपने अंदर ले लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और न्यूट्रिशन ले लेते हैं और एनर्जी से अपना वर्क को करते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के इनसाइड उस मटेरियल को ले लेते हैं और फिर उसको बॉडी के इनसाइड ही विद द हेल्प ऑफ बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम की मदद से उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल वन में और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी और फिर न्यूट्रिशन पर्पस। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिशन को कैसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फूड को लेते हैं क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जैसा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास सिर्फ एक सेल होता है, वो क्या करते हैं कि वो पूरे इंटायर बॉडी से अपने को ले सकते हैं, फूड को ग्रैब्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमोएबा जैसा है, उसका केस हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसी पैराग्राफ में। तो वो क्या करते हैं, अपने पूरे इंटायर बॉडी से ही फूड को ले लेते हैं, उनमें एक ही सेल क्योंकि प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे इस बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते चले जाता है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाता है बॉडी, सारे चीज़ों के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। और जैसा कि हम लोग के ह्यूमन बींग्स में है, तो सांस लेने के लिए अलग हमारे पास एक ऑर्गन है जिसको हम लोग नोज कहते हैं, खाने के लिए हमारे पास एक और ऑर्गन है जिसको हम लोग कहते हैं माउथ, सुनने के लिए ईयर है और देखने के लिए आँख है। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते चले जाएगा वैसे वैसे हमारे सारे चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते जाएंगे, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि एमोएबा जो है वो अपने न्यूट्रिशन को कैसे लेता है। तो दोस्तों जो न्यूट्रिशन इन एमोएबा जो है वो हम लोग बहुत ही इजी वे में इस फिगर से समझ सकते हैं। इसको कुछ स्टेप में लिखना पड़ता है, हम लोग को आंसर जब लिखते हैं तो इसके लिए हमको कुछ स्टेप डालना पड़ता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि जो एमोएबा है वो फूड पार्टिकल्स के क्लोजर जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये रेड कलर का हम लोग को दिख रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं फूड पार्टिकल्स, मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है जो एमोएबा को खाने लायक हो, तो वो उसके पास जाता है और फिर एक ट्रेम्पोलरी फिगर लाइक एक्सटेंशन करता है जिसको हम लोग कहते हैं सूडोपोडिया। ये हो गया हम लोग का सूडोपोडिया, कुछ ऐसा हम लोग को ये वाला देखने को मिलता है। जैसा कि इस फिगर में भी हम लोग देखें अच्छा से इजी वे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सूडोपोडिया हम लोग को दिखता है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर अब फूड आ जाता है। जब फूड आ जाता है तो यहाँ पर अब बन जाता है फूड वैक्यूल्स, चारों ओर से इसको घेर लेता है, तो यहाँ पर ये फूड वैक्यूल्स बन जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें तो ये फूड वैक्यूल्स है, ये वाले सी वाले डायग्राम में। तो फिर जो लास्ट स्टेप क्या होता है कि अब फूड इंटर कर जाता है। इंटर करने के बाद क्या होता है कि जितना भी उससे न्यूट्रिएंट्स है उसको एमोएबा ले लेता है और साइटोप्लाज्म में भेज देता है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको क्या करता है, वो थ्रो आउट कर देता है अपने सेल से। अब दूसरा जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है पैरामोशियम। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पैरामोशियम। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके बॉडी पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से खाना हमारे अंदर जाता है। तो जैसा खाना अंदर यहाँ पर सिर्फ जाने के लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, और इनके इंटायरली बॉडी पे क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो खाना है मूव करता है इनके थ्रू आउट द बॉडी। और बाकी जितने भी स्टेप होते हैं वो सेम एज एमोएबा वाला केस में रहता है। इनमें भी क्या होता है कि पहले फूड जाता है, फिर फूड बॉडी के अंदर जाता है, फिर फूड वैक्यूल्स बनता है, फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले लेता है और वो साइटोप्लाज्म में भेज देता है, और फिर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सेल से बाहर निकाल देता है। तो सेम एज एमोएबा केस में होता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होगा। तो दोस्तों तुम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि जितना भी हम लोग में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो एक ही चीज़ में होता है, डेट इज़ एलिमेंट्री कैनल। और ये बेसिकली क्या होता है, एक लॉन्ग एक्सटेंशन होता है माउथ से एनस के बीच। विद द हेल्प ऑफ हम फिगर यहाँ पर देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा माउथ से लेकर ये जितना भी लंबा गया है एनस तक, इसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। तो इसी में जितना भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है इसी में सारा चीज़ होता है। दोस्तों जो हमारा ट्यूब है वो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट से मिलके बना होता है, और सारे पार्ट के लिए एक स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों उससे पहले हम लोग को एक एक्टिविटी को देखना पड़ता है, एक्टिविटी 6.3। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ पढ़ने के बाद, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट चाहिए इस एक्टिविटी को समझने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस पारा से हम लोग स्टार्ट होता है कि हम लोग जैसा कि फूड बहुत तरह के खाते हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, और सारे जितने भी फूड है एक ही डाइजेस्टिव
ट्रैक है जो एलिमेंट्री कैनल है उसी में से पास करता है और डाइजेस्ट होता है। तो जो फूड हम लोग खाते हैं वो तो बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन जो नेचर होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का वो सिर्फ इस छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल जितने भी फूड कहेंगे उसी को वो डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमारे दांत बने हुए हैं जिस फूड को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो क्या होता है वो हमारे ट्यूब में चला जाता है। अब जो ट्यूब है उसमें हम लोग का जो लाइनिंग होता है, कैनल होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसके कारण जो फूड है उसको हम लोग को वेटेड करना पड़ेगा, थोड़ा लिक्विड टाइप का बनाना पड़ता है। उसके बाद जो फूड हम लोग कभी कभी देखते होंगे कि जब फूड हमारे सामने रहता है तो हमारे मुंह में पानी सा आता है, वाटरिंग होने लगता है। तो ये सिर्फ वाटर ही नहीं रहता है, वो एक फ्लूइड रहता है जिसको हम लोग सलाइवा कहते हैं, जिसको सेक्रेट करता है सैलिवरी ग्लैंड्स। तो दोस्तों अब फूड जो हम लोग खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है। जो उसका नेचर होता है जो फूड का वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको हम लोग को ब्रेक करना पड़ता है एलिमेंट्री कैनल में, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो उसको हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट एंजाइम। तो यहाँ से हम लोग का एंजाइम का जो पार्ट है वो शुरू हो जाएगा। हमारे पास कुछ 5 एंजाइम होंगे जिसको हम लोग को देखना होगा इस चैप्टर में, और इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे 1 मार्क का क्वेश्चन तो पक्का ही एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में रखा रहता है। तो दोस्तों तो देखते हैं, तो हम लोग एंजाइम को कह सकते हैं व्हाट इज एंजाइम। तो एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल वंस। तो एंजाइम वही हो गया, हमारे पास एक बायोकैटलिस्ट होता है जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल वन में तोड़ देता है। तो जो सलाइवा है जो हम लोगों ने देखा था वाटरिंग होता है, वो एक एमाइलेज को लेता है जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। अब सलाइवरी एमाइलेज का वर्क क्या होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है जो शुगर का, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है और जो सलाइवा है पूरे फूड के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो फूड का पार्टिकल्स होता है वगैरह, जितना फूड का पार्टिकल है अब मिक्स हो जाता है सलाइवा के बाद, तो अब इसको मूव करना होता है अलोंग दिस ट्रैक। तो अब इस ट्रैक में मूव होने के लिए एक रेथिमेटिकली यहाँ पर एक होता है जो पुश करता है सिंपली। यहाँ पर जैसे यहाँ पर खाना आ गया तो यहाँ पर एक रेथिमेटिकली मूवमेंट होता है जिससे कि जो फूड है वो सीधे इस पाइप में गिर जाता है, और इसको हम लोग जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसके कारण जो खाना है हमारे माउथ से स्टोमच में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप या एसोफोगस। तो जो अब हमारा जो स्टोमच है वो बहुत ही लार्ज होता है और ये एक्सपेंड होते रहता है, मतलब जितना इसमें फूड डालिएगा उतना बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों का ये जो स्टोमच होता है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है आगे की ओर, क्योंकि ये एक बैग टाइप का होता है और जो स्ट्रेचेबल बैग होता है, जितना इसमें डालिएगा उतना ज़्यादा ये फैलते जाता है। तो इसमें स्टोमच में क्या होता है कि यहाँ पर जो वॉल ऑफ स्टोमच है वहाँ पर ही एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेनली क्या होता है, हमारे पास तीन एंजाइम होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड वन इज़ प्रोटीन, और थर्ड वन इज़ प्रोटीन के लिए जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो पेप्सिन, और थर्ड वन इज़ म्यूकस। तो एक एक करके हम लोग इन सारे का फंक्शन देखते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है कि एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का मतलब ये है जो पेप्सिन होता है वो जो एक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में, लेकिन जो हम लोग फूड खाते हैं तो वो एसिडिक मीडियम में नहीं रहता है, अल्कलाइन मीडियम में रहता है। तो उसको पेप्सिन के लिए एक्ट कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने पड़ता है, जो काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक काम करता है, वो क्या करता है कि जितने फूड आते हैं उसको गला देता है, क्योंकि वो एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसके बाद थर्ड वन है हमारा जो है म्यूकस। तो म्यूकस का काम जो होता है क्या कि जितना भी वो HCl हमारे बॉडी स्टोमच में है वो ज़्यादा फैले नहीं और हार्म ना करे हमारे स्टोमच को, इसीलिए वो प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच को। जो म्यूकस है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच को प्रोटेक्ट करता है। तुम लोगों ने बहुत ही कॉमन बारे में अपने जो बड़े लोग हैं उनसे बारे में सुना होगा कि एसिडिटी का प्रॉब्लम। तो एसिडिटी का प्रॉब्लम होने का मेन वजह यही है कि जो कभी कभी क्या होता है कि HCl जो है थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है, जिस कारण हमारे स्टोमच में पेन होने लगता है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था कि हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के साथ रिएक्ट करके।
तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड विद द हेल्प ऑफ स्पेंचुअल मसल। तो ये मसल्स क्या करता है, जो फूड है उसको एक बार में ना भेजकर धीरे धीरे भेजता है, क्योंकि अगर एक बार में ये जो फूड गया तो उससे हम लोग क्या होता है एक बार फ्लो में बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा ये हार्म कर सकता है हमारे बॉडी को। इसीलिए यहाँ पर स्पेंचुअल मसल हमारे पास होता है जो धीरे धीरे फूड को स्मॉल अमाउंट में भेजता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन इसका नाम होता है स्मॉल, क्योंकि ये जो स्मॉल होता है इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही कम स्पेस में इसको पूरा मोड़ के डाल दिया जाता है। और इसको हम लोग जब पूरा खोले स्मॉल इंटेस्टाइन की तो एक फ्लोर तक हमारे इसके हाइट को जा सकता है। तो दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कि कैसा जो ऑर्गेनिज्म या एनिमल खाना खाता है। तो जैसा कि जो आप काऊ और हार्निवोरस की बात करें, काऊ जो एक हार्निवोरस है वो ग्रास ज़्यादा खाती है, मतलब ऐसा चीज़ खाती है जो प्लांट से हम लोग को मिलता है। तो उसमें जो सेलुलोज का मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसके डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका भी लार्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो काऊ का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। लेकिन वही बात करें हम लोग लॉयन की या टाइगर की, जो मीट खाते हैं उनमें जो सेलुलोज की मात्रा होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स लाइक ग्रास जितना भी ये भेज खाना है उसके मात्रा में। तो उनके लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो छोटी होगी एज कम्पेयर टू काऊ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही जो है कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट्स है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। इसको हम लोग को स्मॉल में मतलब सिंपल में कन्वर्ट करना होता है। जब लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एमिनो, यहाँ पर फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एमोनो ग्लूकोज में, और फिर प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फैट्स है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये दो जगह से सेक्रेशन यहाँ पर हम लोग को स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है आपको डाइजेशन। तो ये दो जगह है हमारा लीवर और दूसरा है हमारा पैंक्रियाज। मेरा फेवरेट ऑर्गन है लीवर, क्योंकि लीवर बहुत ही अपने में ही एक बहुत ही अच्छा ऑर्गन है। यही एक मात्र ऑर्गन है जो खुद से रीजनरेट कर सकता है। मतलब तुम लीवर को अगर काट देते हो, हाइपोथेटिकली हम लोग बात करें, तो असली में वो क्या होगा, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। लीवर जो लॉस्ट पार्ट है वो फिर से धीरे धीरे आके हम लोग के जितना बड़ा होता है लीवर फिर अपने साइज पे आ जाता है। तो दोस्तों ये तो बात थोड़ा सा हम लोग के नॉलेज बाहर से हो गई। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो फूड आता है स्टोमच से वो एसिडिक मीडियम में रहता है, और लेकिन जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है जब पैंक्रियाज से आता है उसको जो एक्ट करने के लिए क्या हम लोग को चाहिए, अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक चाहिए। जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 में देखे थे व्हाट इज़ अल्कलाइन और व्हाट इज़ एसिडिक। तो यहाँ पर जो हमारे चाहिए वो एसिडिक बेसिक चाहिए, मतलब अल्कलाइन चाहिए। तो अल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए हम लोग को सेक्रेशन मिलता है वो हमारे फेवरेट लीवर से। देखो जो लीवर है हम लोग को दो काम करके देता है। पहला कि क्या करता है, वो बाइल जूस को सेक्रेट कर देता है, जिसके कारण जो हमारे स्टोमच से आ रहा है एसिडिक मीडियम वो बन जाता है अल्कलाइन। तो अब अल्कलाइन बन गया। और दूसरा जो हमारा काम करता है वो कि जो फैट्स आते हैं हमारे जो स्टोमच में, उनका जो साइज रहता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है, जो बहुत ही दिक्कत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर टूटने के लिए, और यहाँ पर जो लीवर पैंक्रियाज के एंजाइम को एक्ट करने के लिए। तो इसको अब छोटा करने का काम भी करता है यही हमारा लीवर। तो लीवर क्या करता है, वहाँ पर एक बाइल साल्ट को रिलीज करता है जो ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, और यहाँ पर एक क्या होता है कि यूमिलिफाइड हो जाता है। तो यूमिलिफाइड का जैसा कि हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 में कार्बन एंड कंपाउंड में कि यूमिलिफिकेशन क्या होता है। तो यूमिलिफिकेशन सिंपली क्या होता है कि बड़ा जो पीस होता है किसी भी चीज़ का उसको छोटे में कन्वर्ट कर देना। इसी को हम लोग यहाँ पर अभी समझने के लिए कर सकते हैं, यूमिलिफिकेशन यही होता है। और क्लास चैप्टर 4 में हम लोग बहुत ही डिटेल में इसको समझे कि यूमिलिफिकेशन क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो तुम लोग कि किसी भी बड़े चीज़ को छोटे छोटे में पीस में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पर यही करता है हमारा जो लीवर है, वो बाइल जूस क्रिएट करके छोटे छोटे पीस में फैट के कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हम लोग फिर क्या होता है, जो अब पैंक्रियाज सेक्रेट करते हैं अपने जूस को, फर्स्ट यहाँ पर होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन
और पेप्सिन दोनों सेम हम लोग को प्रोनाउंस सिफिक्स इसका जो है वो सेम हम लोग को लग रहा है, तो इसका जो वर्क होता है वो भी सेम होता है। ट्रिप्सिन भी वहाँ पर प्रोटीन पैक करता था और यहाँ पर जो वहाँ पर पेप्सिन जो है वो भी प्रोटीन पैक करता था और जो यहाँ ट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन पैक करता है। तो अब दूसरा जो हमारा है वो है लाइपेज। ये क्या करता है, जो यूमिलिफाइड फैट्स हम लोग को जो लीवर करके देता है उस पर एक्ट करता है। और फाइनली क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वहाँ पर एक ग्लैंड होता है जो सेक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। इस ग्लैंड का नाम हम लोग को जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ हम लोग को कभी भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग सिर्फ लिख देंगे इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या होता है कि फाइनली जो हमारा कॉम्प्लेक्स था कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, पेंक्रियाज प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में, और फैट जो होता है वो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो वाल ऑफ इंस्टेटाइन है, जो स्मॉल इंस्टेटाइन है उसके वाल से जितने भी ये का एमिनो एसिड हो गया, फिर ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया और ग्लिसरॉल है वो चला जाता है। और यही वाल में हम लोग को क्या होता है, एक फिंगर लाइक देखने को मिलता है छोटा छोटा, जिसको हम लोग कहते हैं विली। तो विली ऐसा कुछ हम लोग को स्ट्रक्चर में रहता है, तुम लोग शायद देखे हो ये वाला स्ट्रक्चर में, यहाँ पर फिगर भी तुम लोग को डाल दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि ऐसा ये विली का फिगर होता है। तो ये क्या करता है, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है, वहाँ पर एक होता है, वहाँ पर जो ब्लड का जो सप्लाई रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और यहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों जितने भी अब एब्जॉर्ब हो गए फूड उसको हम लोग बहुत चीज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, फॉर एनर्जी, बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज और रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड टिश्यूज। तो ये सारे चीज़ के लिए अब हम लोग इस सारे चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है वो क्या होता है, लार्ज इंस्टेटाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर जाके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जितना भी रेस्ट, जितना भी सामान बचा जो यूजलेस है उसको भेज दिया जाता है एनस में, और एनस से स्पेंचर होता है, वहाँ पर जाकर वो सारे जितने भी अनवांटेड मटेरियल है वो निकल जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा हमारे एनएस के माध्यम से निकल जाता है। तो दोस्तों यही हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अब हम लोग एक फिगर से भी देख लेते हैं पूरे ये एलिमेंट्री कैनल को, और ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, समेटिव एग्जाम में तो इससे डेफिनेटली ये फिगर आ सकता है, और पीरियोडिक टेस्ट तो इस बार होगा ही नहीं क्योंकि अब ये कोरोना के चलते अब पीरियोडिक टेस्ट होने का चांस कम ही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या होता है, ये हमारा शुरुआत होता है टंग से। तो टंग मतलब तुम लोग जैसा जानते ही हो जीभ होता है, और फिर यहाँ पर हमारा माउथ आता है और एक बकल कैविटी होता है। तो यहाँ पर जो बकल कैविटी होता है उसमें तीन चीज़ आते हैं। पहला जो होता है टीथ, दूसरा जो होता है टंग, और तीसरा जो होता है सेलेवरी ग्लैंड, और जिसको हम लोग कहते हैं जो सेलाइवा को प्रोड्यूस करता है, सेलेवरी एमेलेज को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फूड पाइप जिसको हम लोग एसोफोगस भी कहते हैं। फिर यहाँ पर एक डायफ्राम आता है। तो डायफ्राम को हम लोग यहाँ पर रेस्पिरेशन वाले में देखेंगे कि क्या होता है। फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गोल्ड ब्लाडर आ रहा है, जिसको हम लोग पीत का थैली भी कहते हैं शायद, और नहीं, यहाँ पर पैंक्रियाज को हम लोग कहते हैं पीत का थैली। फिर है यहाँ पर बाइल डक्ट, और फिर हमारा लीवर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये लीवर है। फिर ये स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, देख सकते हैं फ्रेंड, ये कितना मतलब छोटे स्पेस में इसको कितना कॉइल करके रख दिया गया है, लेकिन सारे एलिमेंट्री कैनल में ये सबसे बड़ा होता है। फिर यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर एक एनस होता है। दोस्तों मैंने इस फिगर का मेन मोटिव ये अपेंडिक्स को बताने के लिए लिया है। ये अपेंडिक्स जो होता है अब हमारे लिए यूजलेस हो गया है। मतलब जो हम लोग पुराने ज़माने में थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये घास वगैरह खाते थे, तो वहाँ पर अपेंडिक्स का यूज होता था डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। लेकिन अब हम लोग जैसे जैसे मॉडर्न होते गए तो ये सारे चीज़ को अब हम लोग पका के खाने लगे, जिसके लिए अब हम लोग को अपेंडिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अपेंडिक्स कभी कभी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें जाके अटक जाती है, जिसके कारण हम लोग को फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। दोस्तों जो अमेरिका है वहाँ पर क्या होता है कि जब चिल्ड्रन बॉर्न होता है तो उसी के साथ उसका जो अपेंडिक्स है उसको काट के हटा दिया जाता है, इस कारण वो फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना करे। दोस्तों अब तुम्हारे मन में के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर क्या हम लोग फिर से वो प्लांट्स वगैरह खाने लगे तो क्या हम लोग अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अब जो हम लोग का जो बॉडी है वो ऐसी तरह से इवॉल्व हो गया है कि अगर हम लोग फिर से वो पुराने ज़माने में जीने का कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपेंडिक्स का वर्क अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और ये यूजलेस हमारे पास
पास ये ऑर्गन बन गया है हमारे बॉडी के लिए और हमेशा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। तो जो अमेरिका का मुझे जो रूल लगता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही बताने के लिए मैंने इस फिगर को तुम लोग को लिया। तो दोस्तों मैंने क्या किया है कि जितने भी एंजाइम इस चैप्टर में हम लोगों को मिला है इस पेज पे मैंने लिख दिया जिससे तुम लोगों को समझने में आसानी हो। एक बार मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला जो हमारे पास है वो सलाइवरी ग्लैंड है जो सेक्रेट करता है सलाइवा, और इसमें क्या हमारे पास होता है सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज का वर्क क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है सिंपली। फिर दूसरा जो हमारे पास है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसका काम क्या होता है हमारे पास, वो 3 हम लोग को सेक्रेट करता है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो और ये वॉल ऑफ स्टोमच में प्रेजेंट होता है। तो HCl का काम तो पहला हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि वो प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन। तो पेप्सिन होता है वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है, तो उसको प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। और दूसरा जो क्वेश्चन टाइप का NCERT बुक में दिया है तो उसका आंसर यहाँ पर होगा कि वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं फूड में उसको किल कर देता है HCl। फिर दूसरा हमारे पास है वो है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को सिंपली डाइजेस्ट कर जाता है। मैंने वो जब एक्सप्लेन कर रहा था वो पैराग्राफ NCERT का, तो शायद पेप्सिन को छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और तीसरा जो हमारे पास म्यूकस था, तो म्यूकस हम लोग को क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था HCl के जो बाहर ना जाए हमारे स्टोमच के लाइनिंग से। फिर हमारे पास जो आता है वो है लीवर। तो लीवर हमारे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी के जो सेक्रेट करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस का जो फंक्शन हम लोग देखे थे कि क्या करता था वो कि जो मोटे मोटे और बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते थे फैट्स के उसको स्मॉलर वन में कन्वर्ट कर देता था और उसको यूम्लिफाइड फैट कर देता था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा जो फंक्शन इसका होता था वो क्या करता था, एसिडिक मीडियम में जो आ रहा था फूड स्टोमच से उसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता था। दोस्तों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है और इसके पास 2 हमारे पास आता है, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन भी सिमिलरली जैसे दोनों का प्रोनाउंसिएशन हम लोग को सेम लगता है, ट्रिप्सिन पेप्सिन, तो वैसे ही ट्रिप्सिन का भी काम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है और लाइपेज का काम होता है जो यूम्लिफाइड फैट हम लोग को मिला वहाँ से लीवर से उसको ब्रेक डाउन करता है। तो दोस्तों अब लास्ट जो हमारे पास है वो इंस्टेटाइनल ग्लैंड्स है और ये सेक्रेट करता है इंस्टेटाइनल जूस। तो यहीं पर हम लोग का फाइनली जो है सारा चीज़ कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है एमोनो एसिड में, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में और जो फैट है वो फैटी एसिड में। तो दोस्तों यही था हमारा कैसे ये सारे एंजाइम वर्क करते हैं। दोस्तों मैंने ये जितना भी लिखा है ये सारे का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम चाहो तो जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको याद कर सकते हो। तो दोस्तों जल्दी से हम ये वाले एक्टिविटी को देख लेते हैं जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था बीच में, एक्टिविटी 6.3। तो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है कि 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन को ले लेना है टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B में। और पहले टेस्ट ट्यूब में हमको क्या करना है 1 लीटर सिर्फ सलाइवा को ऐड करना है और टेस्ट ट्यूब B में हम लोग को 1 ml वाटर को सिर्फ ऐड करना है और 20 से 30 मिनट हम लोग को अनडिस्टर्ब मतलब छुए बिना सिर्फ रख देना है अच्छा से। फिर क्या करना है 20-30 मिनट हो जाने के बाद हम लोग को डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को दोनों टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्रॉप्स डाल देना है। फिर कलर हम लोग कुछ ऑब्जर्व करेंगे। तो टेस्ट ट्यूब 1 मतलब टेस्ट ट्यूब A जिसमें हम लोगों ने स्टार्च सलाइवा और आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया है उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब B जिसमें हम लोगों ने स्टार्च वाटर और आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया है उसमें कलर चेंज हो जाएगा ब्लू बैक। तो फ्रेंड्स जो टेस्ट ट्यूब A का जो कलर चेंज ना होने का कारण ये है कि जो सलाइवा है उसमें सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो स्टार्च के साथ रिएक्ट कर जाता है और कलर चेंज वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो इससे यही कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है सलाइवा में। तो दोस्तों जो डेंटल केरीज है उसको हम लोग चैप्टर 2 में भी देखे थे जिसको हम लोग टूथ इनेबल कहते थे। तो यहाँ पर जो डेंटल क्यूरी है तो उसको हम लोग कहते हैं टूथ डीके। और ये क्या होता है ग्रेजुअली वहाँ पर जो इनेबल है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये इसका स्टार्टिंग कैसे होता है फ्रेंड्स कि जो हम लोग कभी शुगर या मीठा चीज़ को कोई भी खाते हैं तो वो हमारे जो टीथ में स्टिक कर जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अब बैक्टीरिया आ जाता है और बैक्टीरिया आने के कारण जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 में देखे थे कि 5.5 से उसका जो pH का वैल्यू है कम हो जाता है, जिसके कारण जो उसका जो टीथ है हम लोग का वो एसिडिक हो जाता है और जिसके कारण हमारा जो टीथ डीके स्टार्ट होने लगता है। तो इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प
हेल्प ऑफ टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट में हमारे जैसा कि हम लोग को पता है कि बेस प्रेजेंट होता है और वो एसिड के साथ अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकता है और फिर हमारा जो डेंटल क्यूरीज है वो ख़त्म हो सकती है। तो दोस्तों हमेशा तुम भी क्या करना कि जब भी सोओगे तो ब्रश जरूर ही करते होगे, अगर नहीं करते हो तो ज़रूर करना, मैं भी करता हूँ और ये करना बहुत ही अच्छी हैबिट है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तो दोस्तों हम इस वीडियो से इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन वाला नया टॉपिक। और तब तक के लिए तुम क्या करो, ये सारे क्वेश्चन आंसर को बनाने की कोशिश करो। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको लिखो ताकि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और तुम्हारा ये अपना चैनल है, इसको चाहो तो तुम इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दो, उनका ये भला हो जाए और अच्छी तरह से वो ये पढ़ लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।